क्लास 12 के बच्चों के लिए आज जो आपका फिजिक्स का ये अगला लेक्चर है, इसमें हम बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स की। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स की अगर हम बात करें तो वैद्युत फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वो वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं से दी जाती है। अब वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होती है? जैसे हमने आपको पहले एक बात ये बताई थी कि भाई जो आपका वैद्युत क्षेत्र होगा, आपको अगर वैद्युत क्षेत्र को डिनोट करना है तो आप इस तरह की लाइनें खींच दोगे, ठीक है। ये जो इस तरह की लाइनें होती है इनको हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में जो रेखाएं खींची है आपने, ये जो वैद्युत क्षेत्र में आपने जो लाइनें खींच दी है, इन ये जो रेखाएं हैं इनकी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं काल्पनिक पृष्ठ। काल्पनिक पृष्ठ का मतलब ये है कि आप किसी भी तरह का पृष्ठ ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। हमने इस तरह का एक पृष्ठ ले लिया, तो ये जो पृष्ठ है आपका, इस पृष्ठ से गुजरने वाली ये जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है, इनकी माप, इनको काउंट करना ही हमारा क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? इस बात को हम फिर से बताएंगे कि ये आपका एक काल्पनिक पृष्ठ है। इस काल्पनिक पृष्ठ से जो है वैद्युत बल रेखाएं इस तरह की गुजर रही हैं, तो किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है वही आपका क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स होता है। और जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसको आप जो डिनोट करते हो फाई ई से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है, फाई ई से। और ये एक अदिश राशि होती है, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। और अगर ये एक अदिश राशि होती है तो हम क्या करते हैं कि ये जो पूरा आपका पास एक पृष्ठ होता है पूरा कंप्लीट, तो जो आपका ये पृष्ठ होगा पूरा का पूरा कंप्लीट, इसका आप एक बहुत छोटा सा अवयव लोगे, ठीक है। तो जो है आप इसका बहुत छोटा सा अवयव ले रहे होंगे। ये जो आपका छोटा सा अवयव है, इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है, जो क्षेत्रफल सदिश है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर डीए और इसको बोलते हैं वेक्टर ई। और जो वैद्युत फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से ली जाती है। अगर हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहें वैद्युत फ्लक्स का, तो वैद्युत फ्लक्स इस तरह से लिखा जाता है कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है, ई डॉट ए। क्योंकि वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है, इसलिए हम इसके बीच में क्या लगाते हैं? डॉट। और जो भी राशि सदिश होती है उसके बीच में हम क्या लगाते हैं? क्रॉस, ठीक है। अब आपने एक चीज़ 11वीं क्लास में पढ़ी होगी, या फिर जो मैथ के स्टूडेंट थे उनके एक बात का उन्हें पता होना चाहिए कि जो आपके ए डॉट बी की वैल्यू है, ये मैथमेटिक्स में आएगा आपके, ए डॉट बी की जो वैल्यू होती है वो ए बी कोस थीटा के इक्वल होती है। ए डॉट बी की वैल्यू ए बी कोस थीटा के इक्वल होती है। तो सेम तरीके से यहाँ पे जो आपका ई डॉट बी ए होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी ई डी ए कोस थीटा। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 5e इज इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा। ये तो है आपका इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, ये वाला आपका जो छोटा सा पृष्ठ है। और अगर ये पूरा का पूरा पृष्ठ जो आप कंप्लीट पृष्ठ है आपका, अगर आपको इसका पूरे का जो वैद्युत फ्लक्स है वो निकालना है तो उसके लिए आप क्या कर रहे होंगे? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन हम किस तरह से करेंगे? जैसे आपको ये आपका जो वैद्युत फ्लक्स है 5e इज इक्वल टू जो आपका ये वैद्युत फ्लक्स होगा, आप इस तरह से लिख रहे होंगे इसको 0 टू ए और ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। अगर आपको कंप्लीट पृष्ठ, देखिए पूरा का पूरा जो आपका काल्पनिक पृष्ठ है उससे गुजरने वाला अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो उसके लिए जो आपका इस थोड़े से अवयव से जो आपका छोटा सा हिस्सा है इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये होगा। अगर इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये है तो आप जब कंप्लीट पृष्ठ से यानी कि पूरे के पूरे पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे होंगे पूरे के पूरे पृष्ठ का, तो आप 0 से लेके, अगर इसका हम जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो हम ए मान लें तो हम इसको कहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे? समाकलन कर देंगे इसका 0 से लेके ए तक, और ये हो जाएगा ई डॉट डी ए, ठीक है। इसके बाद फिर से आप इस तरह से कर रहे होंगे कि 5e इज इक्वल टू 0 टू ए, ये आपका हो जाएगा ई डी ए कोस थीटा, ठीक है। अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप, समाकलन। तो समाकलन आप किस तरह से कर रहे होंगे? तो जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए हम बता दें कि आप एक बात हमेशा याद रखेंगे कि जिसके साथ भी डी लगा हुआ होता है हमेशा समाकलन उसके सापेक्ष होता है, जिसके साथ डी लगा हुआ होता है। तो जिसके साथ डी लगा हुआ होता है आप उसी के सापेक्ष समाकलन करते हो, ठीक है। जैसे हम इस तरह से बात करें कि आपको इंटीग्रेशन करना है dx का, तो dx का अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो dx का इंटीग्रेशन आ रहा होगा आपका x, इसके साथ से आप d हटा दोगे। और अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे होंगे 1 इंटू डी एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन भी कितना आ रहा होगा? x। सेम तरीके से अगर हम आपको ये कहें कि इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन यानी कि जो समाकलन होगा वो भी कितना आ रहा होगा? 3x। इसी तरह से अगर हम इंटीग्रेशन करें a डॉट डी एक्स का,
तो इसका इंटीग्रेशन भी कितना आ रहा होगा a। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब इसी तरह से जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन आपको d किसके साथ लगा हुआ है आपका a के साथ, कोस थीटा, और जो इसके साथ e होगा इसको आप बाहर लिख दोगे ऐसे e कोस थीटा, और ये आ रहा होगा 0 to a, और ये होगा आपका dA। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब आप इसका समाकलन करेंगे 5e इज इक्वल टू, इसको आप इस तरह से लिखोगे कि e कोस थीटा, और जब आप इसका समाकलन कर रहे होंगे तो इसका समाकलन आ रहा होगा a, और जो ये आपकी लिमिट होती है आप बड़ा ब्रैकेट लगाओगे इस तरह से, और लिमिट को ऐसे लिख दोगे 0 to a। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद लिमिट रखी कैसे जाती है, लिमिट भरी कैसे जाती है। लिमिट भरने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप अपर लिमिट भर रहे होंगे। अपर लिमिट का मतलब ये है कि यहाँ पे कितना है e कोस थीटा, और आप इस तरह से लिख रहे होंगे a की जगह आपको क्या लिखना है a माइनस लगा के। जब आप लोअर लिमिट भर रहे होंगे तो लोअर लिमिट भरने से पहले आपको माइनस लगाना है, तो हमने माइनस लगाया। माइनस लगाने के बाद a की जगह आपको कितना रखना है 0। तो एक बार तो आपको यहाँ पे जो भी आपका अंदर ब्रैकेट में होगा उसकी जगह कितना रखना है a, एक बार आपको a की जगह कितना रखना है माइनस लगा के 0। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो इसके बाद जब आप इसकी वैल्यू निकाल रहे होंगे 5e इज इक्वल टू, या a आ रहा होगा तो ये आ रहा होगा आपका फाइनली e a कोस थीटा। ठीक है, तो इस तरह से आपका वैद्युत फ्लक्स निकल रहा होगा। अभी हम जब गॉस की परमे कर रहे होंगे या आगे अगले कुछ डेरिवेशन कर रहे होंगे तो उन डेरिवेशन में हम इसका बार बार यूज कर रहे होंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो अगर आपको अगले डेरिवेशन बहुत अच्छे से करने हैं तो आपको पहले ये सारी चीज़ें कंप्लीट समझ में आनी चाहिए, या इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कई सारी कंडीशन होती है। यदि थीटा की वैल्यू कितनी हो 0, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो तो उस कंडीशन में ये कितना आ रहा होगा 5e इज इक्वल टू e a cos 0, और आपको ये पता है कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1, तो 5e इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा e a। समझ पा रहे हैं आप लोग। लेकिन यदि आपके थीटा की वैल्यू कितनी हो 90 डिग्री, उस कंडीशन में cos 90 जो होता है वो कितना होता है आपका, इधर लिख देते हैं हम। यदि थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री है तो cos 90 की वैल्यू होती है आपकी 0। तो आप जब यहाँ पे रख रहे होंगे तो ये कितना आ रहा होगा 5e इज इक्वल टू e a cos 90, और अगर ये cos 90 आ रहा तो cos 90 पे 0 होता है तो 5e कितना होगा 0। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसका मतलब ये होता है कि जब आप थीटा की वैल्यू 90 रख रहे होंगे तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका वैद्युत क्षेत्र है और जो आपका पृष्ठ है उसके बीच में कितने डिग्री का एंगल है 90 डिग्री का। और इसका मतलब ये है कि जो आपका वैद्युत क्षेत्र है और जो आपका पृष्ठ है वो उनके बीच में जो एंगल है वो कितना है 0 डिग्री। समझ पा रहे हैं आप लोग। एक बार फिर से हम बता देते हैं कि जो आपका वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी जाती है कि वैद्युत फ्लक्स के लिए जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है जिससे हम वैद्युत क्षेत्र को डिनोट करते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो जो आपका विद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी इस तरह की, तो ये जो जब किसी पृष्ठ से गुजरेगी, और वो पृष्ठ भी कैसा होगा काल्पनिक पृष्ठ, तो जब किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या या फिर उनकी माप जो होता है वो क्या होता है आपका विद्युत फ्लक्स होता है। इसको हम phi से डिनोट करते हैं। और अगर हमें किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना हो तो सबसे पहले हम उसके छोटे से अवयव की बात करते हैं। छोटे से अवयव की, छोटा सा अवयव का मतलब ये है कि यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र वेक्टर है वो हमने इसका E मान लिया, और ये जो छोटा सा ये पूरे का एरिया A है, अगर ये इस पूरे का एरिया A होगा तो ये जो आपका छोटा सा जो अवयव होगा इसका एरिया कितना होगा आपका dA। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद हम जब ये डेफिनेशन है इसको phi से डिनोट किया जाता है, और जब अगर हमको इसको निकालना होता है वैद्युत फ्लक्स को तो हम यहाँ से निकाल रहे होते हैं E डॉट dA से। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद आपको एक बात ये पता होगी, आपने 11th क्लास में या फिर जो मैथ के स्टूडेंट है जो 12th क्लास में होंगे उनको पता होगा, तो a डॉट b की वैल्यू होती है वो ab cos थीटा होती है। तो इसीलिए E डॉट dA का वैल्यू कितना होगा E dA cos थीटा, और जब आप ये वैल्यू यहाँ पे रख रहे होंगे तो ये इतना आ रहा होगा। इसके बाद ये जो आपका वैद्युत फ्लक्स है ये इस पृष्ठ से गुजरने वाला है, जो ये आपका थोड़ा सा पृष्ठ है। इसके बाद आपको निकालना है कंप्लीट पृष्ठ से, जो आपका पूरा का पूरा पृष्ठ होगा, इससे जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। जब आप उसको निकाल रहे होंगे तो आप इसको 0 से लेके a तक इसका क्या कर रहे होंगे, इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, यानी कि समाकलन कर रहे होंगे। तो जब आप 0 से a तक समाकलन करोगे इसकी वैल्यू आपकी ये होती है। अब आपको एक बात ये पता होनी चाहिए कि जिसके साथ d लगा हुआ होता है समाकलन सिर्फ उसी के सापेक्ष होता है और उसी का होता है। तो d यहाँ पे लगा हुआ है a के साथ, तो इसी के सापेक्ष आप समाकलन करोगे। इसको जिस चीज के साथ d लगा हुआ होता है उसको आप अंदर बचाओगे समाकलन के, ये समाकलन का साइन है, उसके अंदर हमने यही बचा लिया। समझ पा रहे हैं आप लोग।
और बाहर आपने क्या रख दोगे, ई और cos थीटा, इसको आप बाहर रख दोगे। इसके बाद जब आप इसका समाकलन करोगे तो इसका समाकलन कितना आ रहा होगा, ए। इसका समाकलन हो गया हमारा ए। इसके बाद लिमिट हम किस तरह से भरते हैं, लिमिट आप इस तरह से भी समझ सकते हो, जैसे अगर हम ये बताएं तुमको, अगर हमको कहीं पे लिमिट भरनी हो तो हम इस तरह से भरते हैं कि जैसे अगर यहाँ पे हमारा x हुआ और यहाँ पे हमको लिमिट भरनी है 2 से लेके 3 तक, तो इसका मतलब ये है कि आपको x की जगह एक बार को 3 रखना है और फिर लोअर लिमिट भरने से पहले आपको कितना लगाना है, माइनस। तो लोअर लिमिट भरने से पहले हमने माइनस लगाया और x की जगह आप कितना रख रहे होंगे, 2, तो आपका कितना आ रहा होगा, 1। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसी तरह से अगर हम ये कहें कि आपको वैल्यू रखनी है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे y हुआ और इसके बाद आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी है कितनी, यहाँ पे आपको वैल्यू z रखनी है और यहाँ पे w। तो इसका मतलब ये है कि आपको पहले अपर लिमिट भरनी है, y की जगह पहले आपको w रखना है, सॉरी z रखना है, उसके बाद आप माइनस लगाओगे और y की जगह आप w रख रहे होंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लिमिट भरवाते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब इसके बाद अगर हमारा जो वैद्युत अक्षेत्र है और जो हमारा पृष्ठ है उसके बीच अगर 0 डिग्री का कोण हो तो उस कंडीशन में जो आपका वैद्युत फ्लक्स होगा वो फाई बराबर ई ए के इतना होगा। और अगर आपका वैद्युत अक्षेत्र और जो आपका पृष्ठ है उसके बीच 90 डिग्री का एंगल हो तो उस कंडीशन में जो आपका फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे गॉस की थ्योरम की, ठीक है, वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, समझते रहिए।